सीसी पढ़ना किसी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सीसी पढ़ता किसी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सीसी दादा किसी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा जय। जब कुछ ठाकुर जी के बारे में बोलने की लिए बोला जाता है तो सबसे पहले हमारा मन वहाँ चला जाता है और कुछ देर के लिए लगता है कि हम अभी क्या बोलेंगे, क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं का ही है। जो जुबान है वो भी उन्हीं की दी हुई है, ये जीवन भी उन्हीं का दिया हुआ है। तो जब अभी मैं प्रणाम करते करते बड़ी माँ को की, तो जो उस वक्त जो मेरी नज़र थी वो मेरे वहाँ पहुँच गई जहाँ मैं उन्हें हर पल देखती रहती हूँ। तो कुछ देर के लिए लगा कि बोलना है, आगे चुप नहीं रहना है। और मैं एक ही बात कहूँगी कि दादा से अभी बात हो रही थी और ये भी एक है जरिया, नहीं तो देखिए अगर हम कहाँ आप सब कहाँ, आज ठाकुर है हमारे पास तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और सच मायने में अगर अभी मुझे बोलने कहा और दादा बोले कुछ बोलने, हालांकि हम घर में बात कर रहे थे सब कुछ और बातों बातों में काफ़ी बात निकली, तो अभी सोचती हूँ कि ठाकुर अगर नहीं होते तो क्या हम एक दूसरे को जानते? कभी नहीं जान पाते एक दूसरे को। लेकिन ठाकुर को लेके मुझे एक करोड़ों का जो फैमिली है हमारा, इतना विशाल फैमिली मिला। सच मायने में देखो तो मुझे शायद ऐसा बोलना चाहिए नहीं, मैं नहीं जानती, पर मैं जो हम बोलते हैं ब्लड के रिलेशन हमारे हैं, हम हर रिश्ते को सोचते यही हमारा रिश्ता है, बट नहीं, क्योंकि मैंने ये जाना उस रिलेशन में कहीं ना कहीं आपके अंदर एक स्वार्थ छिपा रहता है। लेकिन ये जो रिलेशन है हम किसी को भी नहीं जानते, मैं पांडेदा को भी नहीं जानती थी, लेकिन आज ही इनसे मुलाकात हुई और शायद परसों नरसों ही मैंने प्रीतमदा से पूछा कि मैं कानपुर जाऊंगी, कोई है? उन्होंने बोला ये नंबर है, आप बात कर लो। तो देखिए लगता नहीं है कि मैं इनसे कभी मिली नहीं हूँ, मुझे लगता है जन्मों जन्मांतर का हमारा बहन भाई हम कहीं से रहे होंगे और आज फिर मिल गए हैं बिछड़े। तो ये सब है ठाकुर का देन। ठाकुर हमारे मध्य है और एक विशाल फैमिली है, और ये फैमिली से मुझे वाकई में जो मिला वो शायद अपने खून वाले रिलेशन से भी नहीं मिला। मैं शॉर्ट में पहले अपना एक स्टोरी बताऊंगी कि मैं यहाँ आई कैसे, ठाकुर तक पहुंची कैसे। तो बहुत जगह नॉर्मली आप देखें सभी लोग कमाते हैं, खाते हैं, सबका लाइफ चलता है, कोई विशेष नहीं है, सभी कमाता है। लेकिन कहते हैं ना, जब तक एक दिशा जीवन को नहीं मिलती तब तक हमारी दशा भी नहीं बदलती। और गुरु हमारी लाइफ में आते ही हैं हमारी दशा को बदलने के लिए और एक दिशा देने के लिए। तो जस्ट लाइक एक कान में मंत्र नहीं देते, ऐसे शुरू में कोई पूजा शादी से पहले दिया ही जाता है। मैं 15 ईयर्स की थी तब मेरा शादी हुआ, वो कान में मंत्र दिया गया, सोचते थे यही गुरु है, जाते हैं साल में एक बार कुछ दे देते हैं, हो गया। लेकिन बहुत अच्छे घर में ब्याही में और मैं बहुत अच्छे घर से बिलोंग भी करती हूँ, पर एक वक्त ऐसा आ गया कि कहते हैं ना, आंधी एक ऐसी आई कि सब उड़ा के ले गई, तो सब कुछ नष्ट हो गया। वो बहुत लॉन्ग स्टोरी है इसलिए शॉर्ट में बोलूँगी, बहुत सब नष्ट हो गया। और उसी दौरान समस्तीपुर में हमारे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, उनके घर में ठाकुर को देखा। तो मैंने बोले ये तो बोले मेरे गुरु हैं, आप गुरु बना लो, बनाना चाहिए। मैंने कहा बनाया तो है, तो बोले क्या? मुझे पता नहीं उन्होंने क्या बोला, कान में कुछ बोला था। अरे बोले नहीं आप गुरु बनाइए। ठीक है बना लिए, वापस दिल्ली चले गए, सब छूट गया। कभी पैसा हुआ कि मेरा स्टोरी कुछ इसी ढंग का था कि आज एक सिक्का है तो चलो आज एक रुपया कर देते हैं, नहीं है नहीं करेंगे क्योंकि आज नहीं है पास में। और चूंकि माता पिता का घर छोड़ चुकी थी, अपने पति के लिए
भाई आपने शादी दी है, अब ये चाहे सड़कों पे रुलाए, किसी के साथ ही जाना है। यही संस्कार देके हमें भेजा जाता था ससुराल के भाई, और सच मायने में यही संस्कार होना भी चाहिए। क्योंकि ठाकुर का भी जब जाने तो सोचे हाँ हमारे माता पिता ने कुछ गलत नहीं कहा था हमें, और इसी तरह से ठीक है, कोई बात नहीं है, जैसा भी चल रहा है। तो उस समय यही परिस्थिति आई थी, क्योंकि हमारी दवाई का फैक्ट्री था जो अपनों ने ही लेके हमें सड़क पे खड़ा कर दिया। तो जैसे सिक्के रखे हुए हैं, छोटी बेटी पीने के लिए दूध नहीं है, कुछ नजर नहीं आ रहा, उस समय 5 रुपए की थैली आ जाती थी दूध की, चलो उसी को उठा के, क्योंकि अब मुझे शर्म नहीं आती ये सब बोलने में। पहले आती थी कि मैं जो कर रही थी वो ठीक नहीं है, लेकिन मैंने जाना कि नहीं, कहते ना ठाकुर जी के आपके किसी उदाहरण से अगर किसी का अच्छा हो तो हम मंगल हो तो हम उसे हाइड नहीं रखना चाहिए, मतलब छिपा। तो मैं सोचती हूँ नहीं, बताना चाहिए, क्योंकि अभी हम जब दीक्षा दिलाते हैं सबको, तो मैं एक ही बात बोलती हूँ कि मैं नहीं जानती थी तो मैं 3 साल भटकी, एक कोल्हू के बैल की तरह। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह और लोग भी भटके, तो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आप कैसे करना चाहिए ताकि आप उस रास्ते पे जल्दी चल पाए। तो ऐसे ही पैसा उठाया, उससे दूध लाया, बच्चे को पिला दिया, नहीं किया, 3 साल तक भटके। लास्ट ऐसी परिस्थिति आ गई कि अब मर जाना चाहिए, क्यों जी रहे हैं हम। तो मैं कोलकाता गई, क्योंकि मेरे ससुर शुरू से बिरला में थे, हम सोचे शायद वहाँ कुछ मेरे हस्बैंड का फिर से कुछ हो पाए, लेकिन नहीं होने से गंगा जी में डूबने का प्लान कर लिया दोनों को लेके। और जब सोच रही थी कि गंगा घाट तक जाऊं कैसे, क्योंकि बुआ के घर में थी, अब ये तो बता के नहीं जा सकती कि मैं मरने जा रही हूँ। तो बुआ को बोली मुझे वापस जाना है, तो टिकट नहीं पकड़ी है, नहीं बनाई हूँ, कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, अपना पर्स खोल के देख रही हूँ, उसमें ठाकुर जी का आई कार्ड जैसे है ना अपना वो रहता था रहने टाइम, उसको खोल के बोली ठाकुर पत्थर देवता बनाया, कोई मंदिर नहीं छोड़ा, मस्जिद भी नहीं छोड़ा, गुरुद्वारा चर्च मैं हर जगह गई हुई हूँ, पर मैंने कहा कहीं रास्ता नहीं मिला, आपको भी पाके कुछ मिला नहीं, तो अब मरने का टाइम आ गया। अब जानते हैं, अब बात की बात है ये तो, कि किसी ने मुझे कहा कि ठाकुर बात करते हैं, आप बात करके देखो। उस समय शायद ठाकुर जो मेरा जो बोल था वो शायद कहते हैं ना कि हमारे भाव उन तक चले जाते हैं, तो मुझे लगा उसमें से ठाकुर कह रहे हैं कि तुम देवघर आ जाओ, और जस्ट मेरे मुंह से निकला अच्छा मैं देवघर आ जाऊं, तो ये जो शब्द मेरे मुंह से निकला, वो मेरी बेटी पास में थी, मेरे 3 बेटी, वो उस समय 10 साल की थी, और एक 5 साल की, और एक जस्ट 1 साल की होने वाली थी, तब का टाइम है ये। तो मेरी बेटी बड़ी वाली बोली, पहले मैं उसको बोली बुला के कि बेटा मेरे पास अब खुशी नहीं है, हम मरने जाएंगे। तो मुझे आज भी याद है, मेरी बेटी बोली मम्मा पहले नन्नू को आप डुबो देना, ये बहुत छोटी है ना, बच गई तो कहाँ जाएगी। फिर बोले बीच वाली के लिए, और लास्ट में मैं जब मर जाऊं तब आप करना अपना। और जब बेटी ने ये सुना तो बोलती है अच्छा मम्मा हम देवघर जा रहे हैं। मैं बोली कौन बोला? बोला आप ही बोले कि मैं देवघर आ जाऊं। मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं, ये देखो इसमें से जैसे ठाकुर कह रहे हैं। तो मैं जिनके यहाँ दीक्षा ली थी मुझे वो वक्त याद आया। उमा शंकर गुप्ता है और बहुत समस्तीपुर में, और मेरा समस्तीपुर में श्वेश्वर दादा जो है उनसे दीक्षा हो गया। तो मैं जानती भी नहीं थी, वो ऋतिक का नाम भी भूल चुकी थी मैं, ऋतिक दादा को सबको मुझे पता भी नहीं था। तो उन्होंने एक बात कही थी मुझे कि ऐसा वक्त आ जाए जब कोई रास्ता ना हो तो आप देवघर जाना। तो वो बात उनकी उस समय दिमाग में आई। मैं कहा ठाकुर बुला रहे हैं, इसका मतलब जाना चाहिए, हो सकता है कुछ हो जाए। तो मैं मेरे बुआ के लड़के को बोली कि मनीष कहाँ पे है देवघर? तो नहीं यहाँ से तो पास में है, जैसे भी कोलकाता से तो दूर नहीं है। ठीक है मैं भी आज ही रात को निकलूंगी। वहां चली गई, वहां मालूम भी नहीं था। उतरने के बाद ऑटो वाले सत्संग बोलते रहते हैं, बोला हाँ हमारा तो सत्संग भी आज है, चलो वहां चले गए। नवंबर का महीना था और अपने बड़दादा का जो जन्म उत्सव होके चुका था, भीड़ जा रही थी, मैं भी जाके वहां रुक गई। अब कभी कभी हंसती हूँ इस बात पे कि इतनी मतलब देखिए जब हम मासूम होते हैं तो वो पुकार उन तक जरूर से जाती है। तो उस समय शायद बहुत दिल के साफ और आज मैं सोचती नहीं, अब तो हम चतुर हो गए हैं,
उस समय तक वो चीज़ थी। तो जाके जो अपने मुझे दादा थे उनके वो जो जहाँ पे प्रसाद मिलता है ठाकुर भोग का, उसके सामने में लेटे हुए थे ऐसे। मैं एक चीज़ जानी कि यहाँ होलफुल यही है, इन्हीं को पकड़ना है, आदमी जो करेंगे यही करेंगे, सब कुछ यही देखते हैं। तो मैंने वहाँ जाके जिद कर ली कि इनसे मिलना है, लेकिन भीड़ पीछे किए जा रहे। तो सामने जो एक होम्योपैथिक का है, आप लोग जानते हैं, वहाँ से इतना सा वो लिफाफा होता है, उसी पे लाके लिखी मैं दिल्ली से आई, मुझे आपसे मिलना है। फिर मैं इसको दे दो प्लीज दे दो, तो वो आगे तक चला गया। अब दादा मुस्कुराए और बाबा दादा को इशारा किया कि इनको ले जाओ। वो ले जाके थोड़ा पूछे, उसके बाद प्रीतम दा को आप लोग सब जानते हैं, प्रीतम दा से उस समय से मेरी प्रीतम दा से मुलाकात है। उन्होंने प्रीतम दा ने बहुत कुछ समझाया, पहले रुकवाया, खाना खाइए, आराम कीजिए। जब गए और इतने दिनों से तो भटक रहे थे, तो जब गेस्ट हाउस में आराम से सोने को मिला तो लगा अब रिलैक्स। मतलब एक पल के ये ठाकुर का ही देन है कि वहां जाके ऐसे लगा जैसे सच में कहते हैं ना आप मंगल की गोद में हैं। तो सचमुच में ऐसा लगा जैसे ठाकुर ने वो जगह दे दी मुझे जहां मैं शांति से रह सकी। और जब सब खाना वाना मतलब आनंद विहार के लिए गई, देखिए आज वो हमारे लिए अमृत है, मिल जाए तो हम सोचते हैं हमारा जीवन धन्य हो गया, लेकिन उस समय तक वैसे कभी खाया ही नहीं था। इतनी बुरी स्थिति में भी कहते हैं ना कि राजपाट चला जाता है पर वो नहीं जाता, तो वो चीज थी। बोल रही हूँ ये चावल कैसे खाएंगे, जाके प्रीतम दा को बोला नहीं, फिर प्रीतम दा ने घर में खाना वाना सब करवाया, खाया, वहां रुके, सारी चीज हुई। प्रीतम दा बोले आपने ठाकुर को पकड़ा तो क्या आप सोचते हैं चमत्कार होता है? मैंने कहा हाँ सोचते तो ऐसा ही है ना। तो बोले नहीं, जब नहीं बोले तो लगा सब बेकार है, चलो कुछ नहीं होगा। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा कोमल करके बोला दिल तार जो है वो दिल से जोड़ दो, हर पल चमत्कार। सचमुच में आज सोचती हूँ यही सच है, क्योंकि उसके बाद तो इतनी मेरे पास स्टोरी है कि शायद वक्त कम पड़ जाएगा बताते बताते मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस। और मुझे पर दादा के आशीर्वाद से एक डायरी उन्होंने लिखने बोला, उसमें मैंने पूरा अपना लिखा हुआ। ये डाल्टनगंज का जिस समय उद्बोधन था और अपने प्रीतम दा रायगढ़ आए हुए थे, तो मैं प्रीतम दा को हम लोग जा रहे थे संबलपुर, रास्ते में मैं गाड़ी में उनको बताते जा रही थी कुछ अपने एक्सपीरियंस सब। प्रीतम दा बोले आपने पहले नहीं बताया। मैंने कहा बताया, आप शायद ध्यान नहीं दिए। तो बोले अरे, अब वहां से उनको डाल्टनगंज जाना था, उनकी दोनों बहनें मेरे पास थी और वो चले गए। वहाँ शायद दादा को घेर के बैठे हुए थे लोग, और उस समय अपनी जो आचार्य देव वगैरह वो बोले कि प्रीतम तुम जाओ बाबा के पास कुछ बात करो, उन लोग को मुझे मेरे पास भेज दो, क्योंकि बाबा की तबीयत ठीक नहीं रहती, भीड़ है। तो वहां पे मुझे दादा बोले तुम तो रायगढ़ गए थे, कुछ बताओ क्या हुआ। तो प्रीतम दा ने उस समय जो मैंने उन्हें बताया वो बोलने लगे। उसी समय दादा बोले फोन लगाओ और मुझे हम आपको बोलो कि एक ही चीज लिखेंगे, कुछ भी हाइड नहीं करेंगे और सब कुछ लिखेंगे, डायरी बनाएंगे। तब से मैं लिखने लगी। और इसके पीछे भी एक और स्टोरी है कि जब हम परम पिता की बात पे थोड़ा सा दिन अपनी मर्जी से चलने लगते हैं, तो जिस घटना को वो रोकना चाहते हैं वो नहीं रोक पाते। क्यों? क्योंकि हम उनकी सुनते ही नहीं है, तो वो रोकेंगे कैसे? तो ये भी एक ऐसा ही हुआ था कि डायरी भी 2 साल के लिए पड़ी रह गई थोड़े से लिख के, और जब जो घटित नहीं होना चाहिए था शायद वो होने लगा, तब याद आया अरे मुझे तो लिखना था। तब लिखते लिखते याद आया कि काश उस समय लिखने लगती तो इस घटना को मैं रोक लूंगी, क्योंकि वही चीज हो रही है जो जिस एक्सपीरियंस से मैं उसे रोक सकती हूँ नहीं रोक पाई। तो यहाँ पे हम वापस आते हैं देवघर में। उस समय मुझे पर दादा ने मुझे 1000 रुपीज दे के बोला टिकट दे आई, ट्रेन में बिठवाया ये तूफान में और दिल्ली आई, और इस तरह से करके स्टेप बाय स्टेप ठाकुर का दया होता चला गया और हम चढ़ते चले गए। अब आपको ठाकुर कैसे प्रत्यक्ष में दिखते हैं ये स्टोरी मैं एक बताना चाहूंगी। ये तो मेरा था कि मैं ठाकुर के पास कैसे पहुंची धीरे धीरे करके। और वैसे तो मेरी लाइफ में 5 लोग हैं, मैं हमेशा कहती हूँ
मेरे पापा हमेशा कहते थे कि बेटा भूखे के दिन, हम मतलब हमारे राजस्थान में कहावत है कि भूखे के दिन बावट जाते हैं, झूठे के कभी नहीं। यानी जो इंसान सच में भूखा होता है ना, उसे खाना कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, लेकिन जो झूठ बोल के सोचता है कुछ पाऊं, वो कभी नहीं पा सकता। माँ हमेशा मेरी कहती थी कि बेटा तदबीर से तकदीर बनती है, यानी कर्म से तकदीर हम बनाते हैं। तीसरा प्रीतम दा ने कहा था कि ठाकुर चमत्कार नहीं करते, लेकिन दिल से तार जोड़ो तो हर पल चमत्कार है। चौथे हमारे रायगढ़ में एक, रायपुर में आप भी जानते हैं, अभी नहीं है, जतिननाथ तालुकदार, उनको मैं काफी बोलती, अभी तो 2020 में उनका चले गए वो। उन्होंने मुझे, वो आते थे रायगढ़ में, जब हम भिक्षा कराते थे, रायगढ़ में कोई ऋतिक नहीं थे उस टाइम में, तो वहीं आते थे। उन्होंने मुझे बोला, माँ ठाकुर को कभी तस्वीर का ठाकुर नहीं मानना, जब तक आप उन्हें तस्वीर का मानोगे कोई फायदा नहीं होगा, कुछ दिखेगा ही नहीं। उन्हें जिंदा ठाकुर मान के सेवा करोगे तब आपको समझ में आएगी सारी चीजें। तो सचमुच में आज मैं ठाकुर को 4 टाइम भोग लगाती हूँ, पर सच मायने में भोग तो हमारा इष्ट विधि ही करना होता है। पर फिर भी हर पल मुझे ये लगता है कि वो मुझे देख रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ। तो उससे मैं एक चीज जान पाई, अगर हम सब यही सोचते हैं तो देखिए, एक बेडशीट में भी जब सल पड़ जाती है तो हमें लगता है ठाकुर क्या कहेंगे कि मुझे अच्छे से ये रखना भी नहीं आता। अभी ठाकुर बोलेंगे ये तुमने ऐसे रख रखा है, क्योंकि वो तो घूम रहे हैं ना घर में, हमारे साथ हैं। तो इस तरह से हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, और हर चीजों में, हमारी गृहस्थी में, हर चीज में। 5वां एक काजल बर्मन करके है माँ, वो मुझे बोलती थी कि जब आपको कोई बात, आप, क्योंकि मैं का छोड़ चुकी थी, अभी जिन भाई के यहाँ मैं शादी में अटेंड की, 29 ईयर्स बाद मैं उनके घर में गई। 29 साल तक मैंने छोड़ दिया था मेरे भाई का घर, क्योंकि कुछ ऐसा ही हुआ था कि उस समय तो जो हमारा पति, तो मेरे पति का अपमान हुआ, मैंने उनको छोड़ दिया घर को। तब से मैं अभी गई हूँ उनकी शादी में, इतने साल बीत गए। तो वो यूं बोली कि जब आपका कोई नहीं है तो ठाकुर के पास बैठ के अपने दिल की सारी बात कीजिए, वो सुनते हैं, वो बोलते हैं। तो जब मैं ठाकुर के पास बैठ के बोलती थी तो हर पल ऐसा होता था कि वो मेरे को बोल के बता रहे, जैसे ठाकुर ने कहा ना कि जब तुम बोलते हो तो मैं सुनता हूँ, और जब तुम पुकारते हो तो मैं प्रकट होता हूँ तुम्हें, और अगर प्रयोजन वैसा हो तो सामने भी। तो ये सच है, मैंने हर पल देखा है। तो आज उसी की एक घटना बताती हूँ मैं। ये रायगढ़ की ही बात है और 2007 के अराउंड की बात है। मेरे हस्बैंड डूबे, जिनके वजह से मेरे हस्बैंड से जस्ट बड़े वाले ब्रदर, जिन्होंने हमें तबाह कर दिया था एकदम, तो उनका थोड़ा डर मुझे हमेशा रहता था कि वो, क्योंकि मेरे हस्बैंड उनकी बात बहुत सुनते थे। तो वो, क्योंकि 5 टाइम्स मेरे जेठ जी ने हमें सड़क पे खड़ा किया, 5 टाइम्स, और इनको पिला पिला के ऐसा कर दिया था कि 24 आवर्स से नशे में थे, और कुछ भी नहीं। जॉब पे जाते 3 दिन जाते, 3 दिन नहीं जाते, फिर जिंदल में जाके मैं रिक्वेस्ट करती, सर प्लीज नौकरी मत जाने दीजिए, बच्चे हैं। मतलब ऐसा ही चल रहा था। और तब थोड़ा ठीक होने लगा था, हमारा घर नहीं बना था तब तक, ठीक होने लगा था। ये है जब हम दिल्ली से रायगढ़ गए थे, उसके थोड़ा दिन बाद की बात है। तो अचानक से उन्होंने पीना छोड़ा हुआ था। रात के समय वो मतलब 6 बजते बजते ऑफिस से आ जाते थे। उस दिन 7 बज गए, 7:30 हो गए। मुझे थोड़ा टेंशन हो गया कि लगता है पी लिया। और मेरी सबसे छोटी सिस्टर है, सूरत में है, वो आई हुई थी मेरे पास। तो वो बोली, दीदी जिया जी नहीं आए। मुझे अंदर से टेंशन बहुत है, पर मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मैं बोली आ जाएंगे, आ जाएंगे। ठाकुर जी, क्या इसके सामने भी अब कुछ ऐसा होगा? लेकिन वो आ गए, कुछ भी नहीं, खाना खाए, सब नॉर्मल चलो। नेक्स्ट डे 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, वो नहीं आए। इधर मेरी बहन को भी नहीं, क्योंकि उसको भी पता है कि मैं बहुत भटकी हूँ, मतलब मेरी लाइफ पहले बहुत भटकावन रहा है, इसी को लेके कि पिया है तो सड़क पे हूँ, तो ये हूँ तो वो हूँ। तो उसको भी डर था कि इतने सालों बाद तो दीदी का सब ठीक हुआ, मतलब 8 साल बाद ठीक हुआ था। तो उसको भी वो बोली आए नहीं, आ जाएंगे, रुक जाओ। फिर ऐसे करते करते मेरी भाभी का भाई और मेरे चाचा का लड़का मेरे पास रहते। मैंने उनको फोन किया कि
आए नहीं है, ओझा जी क्या करूं? बोले दीदी हम आते हैं। बस ऐसा बोल के ड्राइंग रूम में, मतलब क्या छोटा सा रूम था, मेरी बहन ऐसे सोफे पे थी और मैं नीचे लेट गई। लेटते ही अब कभी भी देखेंगे कोई स्ट्रेट खड़ा नहीं हो सकता, मैं ऐसे स्ट्रेट खड़ी हो गई। वो डर गई कि इसको ये क्या हुआ, ऐसे कैसे खड़ी हो गई, बैठता है खड़ा। वो अचानक से डर गई, क्या है तुम ऐसे कैसे खड़ी हो गई? मैं बोली रुक जाओ तुम, बच्चों का ध्यान रखना, मैं आती हूँ। क्योंकि उस दिन आए नहीं थे वो। फिर मेरी जो बीच वाली लड़की है अभी, जिसके साथ मैं हैदराबाद में, छोटी थी, उसको मैं जल्दी से उठाई। मैंने बेटा उठ तो स्कूटी निकाल, थोड़ा पापा को खोजने जाएंगे। घड़ी में मेरे को आज भी याद है 12:30 बजा हुआ था पूरा, और बारिश हो रही थी बहुत जोर। मेरी बहन बोली कहाँ जाओगे? मैं बोली तुम बंद कर लो, किसी को गेट नहीं खोलना जब तक मेरी आवाज ना सुनो, मैं आती हूँ। निकलते ही मैं बेटी को बोली थोड़ा रायगढ़ में स्टेशन के पास में प्रतीक होटल है, मैं थोड़ा प्रतीक होटल चले पहले, क्योंकि आगे बताती हूँ मैं क्यों गई। जब मैं वहां पहुंची तो देखा बाइक और टिफिन इनका, मुझे ये तो पता चल गया कि वो यहाँ है। मैंने जाके बेल बंद था, नॉक किया। एक्चुअली वो जो होटल का मालिक है वो इनका फ्रेंड था, तो मैं बोली खोलोगे? तो बोला अरे मिसेस ओझा आप इस समय। मैंने कहा ओझा साहब यहाँ है? नहीं। मैंने कहा बाहर बाइक है, तो बोले नहीं वो तो नहीं आएगा। मैंने कहा आप गेट खोलो पहले। तो उन्होंने वो शटर को जो बिल होता है वो खोला। मैं अंदर जाके मैं बोली ओझा जी यहीं होंगे? बोले थोड़ा रुकिए शर्मा जी से पूछता हूँ। तो ऊपर फोन किए, बोले शर्मा जी ओझा जी हैं? तो तुरंत बोले नहीं वो तो नहीं है। मैंने कहा ये शर्मा कौन है? तो बोले कोई गेस्ट आए हुए हैं उनसे मिलने के लिए, वो कल भी आए थे और आज भी आए लेकिन चले गए। अब मुझे हो गया कि ये कौन आ गया। तो मैं बोली प्लीज बताओ। बोल रहे नहीं बताया। बहुत मैं कहते हैं जब घर पे आ जाएगा तो हम शेर हो जाते हैं। मैंने कहा देखो मैं किसी भी कीमत पर एक एक रूम को जाके नॉक कर दूंगी, मुझे सीधे बता दो किस रूम में। तो बोले कि मैम प्लीज आप घर जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है। वो जो मनोज होटल के मालिक थे, मैंने कहा मनोज भैया को फोन लगाओ। अरे बोले उनको क्यों उठाना? तो मैंने कहा बताओ। ऐसे सुनी था, ऊपर चढ़ गई। तो बोले 101। ठीक है। अब जाके क्योंकि एक्साइटमेंट था ना कि क्या करना है, तो जाके सीधे नॉक किया, खोलो खोलो। तो गेट खोला। अब देखिए मैं क्यों उठी स्ट्रेट। अब बताती हूँ, मैं जब सोई तो मुझे मतलब कुछ सेकंड में क्या सपना आया कि एक रूम है छोटा सा और उसमें एक बेड डला हुआ है, एक नीचे गद्दा डला हुआ है और दोनों में व्हाइट चादरें हैं और वहां कोई भी नहीं है, बस ये बैठे हुए हैं बेड पे। और जैसे मतलब ठाकुर का छवि ही कहूंगी, व्हाइट जैसे ठाकुर का एक है ना समुद्र के किनारे वो ऐसा, बस मुझे वही एक छवि दिखी और मेरा हाथ पकड़ कर बोले उठो, बोले इसको बचाओ, मतलब इनकी तरफ हाथ करके बोल रहे हैं इसको बचाओ। और मैं आज भी सोचती हूँ कि उन्होंने ही हाथ पकड़ के उठाया तभी तो मैं स्ट्रेट उठी हूँ। तो वो चीज वहां देखते ही एकदम से आंखों में आया ठाकुर तो मुझे यहाँ तक लाए हो, यानी यहाँ कुछ ऐसा है जिससे मुझे इनको बचाना है। मैं इनको बोली कौन है? कोई नहीं है, तुम जाओ हम आ जाएंगे। अंदर आके मेरी बेटी और मैं वापस बंद की। मैंने कहा आप बताओ आप फोन भी बंद करके बैठे हो? फिर थोड़ा ध्यान दिए नहीं पिए तो नहीं है अभी तक, फिर आप यहाँ क्यों बैठे हो, कौन आया है? तो बोले लगे तुम जाओ ना हम आ जाएंगे, जाओ जाओ जाओ। फिर जब कोई नहीं दिखा तो लगा बाथरूम में होगा, नॉक किया अंदर कोई है। थोड़ा मैंने कहा कौन है जी? आप बाहर आ जाइए, जो भी है मैं थोड़ा मिलना चाहूंगी क्योंकि ये आपसे मिलने आए तो मुझे भी मिल लेना चाहिए। तो फ्लश चलाने की आवाज आ रही है, फिर नहीं आ रहा है, फिर शावर की आवाज आ रही, नहीं आ रहा। लास्ट में मैं बोली आप जो भी हैं आपने सब कुछ कर लिया, प्लीज आ जाओ। फिर अचानक मैं बोली ठाकुर यहाँ लाए हो तो बताओ ना मुझे करना क्या चाहिए। तभी मेरा एक ब्रीफकेस पे नजर गया। सबसे पहले एक अलमारी थी, उसको खोला मैंने, उसमें एक बोतल था। देखिए इस बोतल के ऊपर भी है, इसका भी मतलब है। उस समय मैं नहीं जानती थी पर जब मतलब आया तो समझ में आया। एक बोतल थी, मैं ऐसे उठाई, बियर का बोतल था, लग रहा था हाफ है, छोड़ दिया। 2-4 कपड़े थे, फिर एक ब्रीफकेस था, मैंने उसको खोला तो उसमें मेरे सास ससुर दुनिया में नहीं है और मेरी एक जिठानी नहीं है। उन तीनों का फोटो था। देखते ही मैं बोली ये तो हमारे घर का ही कोई है। मैंने इनको बोला किशन भी आए हैं? ओ ये उठ के भागने लगे, सोचा तो कोई खुल गया मेरा। मैं बोली पकड़ो पापा को जाने नहीं देना है।
क्योंकि उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि मैं इनको कहाँ कहाँ होटलों में और में 3-3 दिन पीके नहीं होते थे तो लाती थी पकड़ पकड़ के, कहाँ कहाँ से ला के घर में बंद करती थी, मतलब ऐसा ही चलता था। तो मैंने देखा क्या करूँ, थक जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा लगा जैसे अंदर से आ रहा है कुछ सब सामान ले लेंगे। तो मैंने जितने कपड़े वपड़े, जूते, चप्पल, मोजा, यहाँ तक अंडरवियर तक सब उसमें भर के पैकेट में ब्रीफकेस लेके पीछे पीछे माँ बेटी दौड़ते हुए और इनके साथ में स्कूटी पे बैठी, इनके साथ बाइक में घर आ गए, इनको अंदर बंद किए और वो जो ब्रीफकेस था उसको हम लोग खोलना शुरू किए। तो मेरी बहन बोली क्या हुआ, मैंने कहा किशन भी आए, उसको भी मालूम है कि हमें तबाही किसने की। वो लोग तो बहुत ही डरपोक है एक टाइप से, अभी तो ठाकुर की दया से, और वैसे भी शुरू दिन से डरपोक तो मैं थी नहीं, इसलिए ठाकुर मिलने से मैं और स्ट्रांग होती चली। तो मैं बोली कुछ भी नहीं, वो सब दीक्षित है, मैं तुम नाम करो, सिर्फ नाम करो, कुछ भी नहीं, बस चुपचाप नाम करो। तो खोल के देखा तो उसमें काफी कुछ जैसे डोरा जैसे काला सा, लाल सा, कुछ कुछ और कुछ जंतर से बने हुए, कुछ भभूत जैसी, कुछ बोन के चूड़े से, मतलब किसी में सिंदूर है, किसी में कुछ है। तो थोड़ा सा जब तक मैं बिलीव भी नहीं करती थी कि तंत्र मंत्र कुछ होता है, तो मैं वो सब देखी, बोली यार ये क्या लाया है पता नहीं है। तो एक इतना बड़ा डब्बा था, उस समय अपने मोबाइल फोन जैसे छोटे वाले नहीं होते थे वैसे एक डब्बा, उसको खोलते ही आप बिलीव नहीं कीजिएगा, मैं ऐसे खड़ी हो गई एकदम जैसे हिप्नोटाइज हो जाते हैं। मेरी बहन ने मुझे बाद में बताया कि दीदी मैं आपको इतना आवाज दे दी आप सुन ही नहीं रहे हो। मैं बोली जब मैंने वो खोला तो मुझे लगा जैसे पूरा झन से करके निकल गया शरीर में सब कुछ, और मैं एकदम सुनने में चली गई। तो उसने मुझे झकझोर के बोला दीदी, तो मैंने क्या हुआ, बोले क्या है आप ऐसे खड़े होगी, कब से आवाज दे रही हूँ। तो मैंने बोला इसको देखते ही मैं उसकी तरफ ऐसे की तो क्या देख रही हूँ, वो वैसे ही खड़ी है। मैं थोड़ी देर देखती रही, बोली अरुणा वो हिल नहीं रही है। मैंने भी उसको वैसे ही किया, तो बोलती दीदी क्या है, वो रोना शुरू हुई। मैं रो मत, नाम करो, तुम सिर्फ नाम करो, रो मत। तो बोली दीदी है क्या, मैंने कहा ये जो भी है। अब आपको बताती हूँ उसमें कितना सा पुतला था, ब्लैक कलर के कपड़े डाले हुए थे, ऐसे मिट्टी की सी मुंडी थी, और उसके साथ एक ट्रायंगल, एक चांदी का सा पत्ती था जिसपे कुछ मंत्र सा था। तो मैं उसको बंद कर दी। फिर जब ये ड्रिंक करते थे तो मेरी एक नंद है कोलकाता में, वो एक दवाई भेजती थी, कोई काली भक्त है, उनके पास से कुछ मेडिसिन भेजती थी जिससे कि छुप जाए। तो वो एक बार मुझे बोली थी कि भाभी कुछ पूछना हो तो आप इनसे पूछ सकते हैं, अच्छे पंडित भी हैं और वैसे ही काली भक्त है। मुझे उस समय कुछ समझ में नहीं आया, मैंने उनको फोन लगाया, उस समय रात के 2 बज गए थे। तो मेरी बहन बोली क्या वो उठाएंगे, मैंने कहा पता नहीं यार, नंबर दिया था, डायरी से नंबर निकाली, फोन करी, लेकिन देखिए ठाकुर का दया 2 ही दिन पे वो उठा लिए फोन और उठाकर बोलने लगे कि मैं बोली मैं रेणु की भाभी ड्राइवर से बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। फिर मैं बोली मेरे को कुछ बोले, थोड़ा ऐसे ब्रेक देके बोले अब थोड़ा देर में मैं बात करता हूँ आपसे, फोन रख दी। ऐसा बोलते ही मैं बोली यार वो कुछ भी नहीं बताएंगे, लगता है कब तक वेट करूं। मैं बोली नाम करो, कुछ नहीं होगा, सब कुछ नाम से ही हो सकता है। करते करते मैंने वो सारा चीज एक ऐसे तपेला सा बनाती है ऐसा लाई, उसमें सब डाल दी, उस पुतले को भी तोड़ के, मुझे अभी भी ध्यान है कि मैं देख नहीं रही थी, पर उसको ऐसे ऐसे मिट्टी उसकी निकाल के सब उसमें डाली, वो डब्बा सब चीज ले जाके आंगन में ले गई। और उस समय हम लोग थोड़ा मिट्टी तेल रखा करते थे, वो धुआं कोयले का बनाने के लिए, वो मिट्टी तेल डाली, आग लगा दी उसको, वो जल गया। तब तक बारिश हो ही रहा था, पूरा रात जैसे नाली में बहा दिया। और आके बैठ के मैं बोली, तो मेरी बहन मुझे बोलती है देखना जो था ना वो तंत्र मंत्र वो तुझे छोड़ेगा नहीं। मैंने कहा जहाँ ठाकुर है ना वहाँ किसी की ताकत नहीं है। ऐसा बोल के हम बैठे, इतने में उनका फोन आ गया कोलकाता से, बोले हाँ बोलिए। तो मैं बोले नहीं आप ऐसे कुछ मत बोलिए, आप हाँ और ना बस 2 ही शब्द बोलेंगे, मैं पूछूंगा। तो मैं बोली, मैं मन में सोची मैंने तो कुछ बताया ही नहीं है, हाँ ना किस चीज को बोलूंगी। तो बोलने लगे अच्छा तो आप होटल पहुंच गए। मैंने कहा आपको कैसे पता, बोला आप हाँ ना बोलिए। मैं बोली हाँ, वहां अलमारी में एक बोतल था, राइट,
मैं बोली हाँ था, उसमें बियर था, ऐसे बोले। और जो आप ब्रीफकेस लाए हो उसमें दवाई के पैकेट्स हैं। मैं बोली हाँ है, लेकिन तो खाली है, वो पत्ते जो है खाली हैं, वो दवाई उस बोतल में है। तो मैं बोली मतलब, बोले एक्चुअली वो इनका भाई आया था, है ना। मैं बोली देखी नहीं, पर हाँ वही होगा। तो बोले आज के टाइम में ऐसी तंत्र विद्या कोई नहीं करता है जो एक भाई के लिए करके लाया है। 3 लाख रुपए खर्च किए बोले उसने, आप क्या सोचते हो छोड़ देगा? तो मैं बोली फिर क्या करूं? तो बोले अरे अभी आगे बताता हूँ। बोले वो चाहता था कि ये थोड़ी सी पी, क्योंकि आज फ्राइडे नाइट है, 12 बजने के बाद सैटरडे आएगा, 12 से 3 के बीच में वो जो पत्ती था ट्रायंगल, उसके उंगली में चुभा के उसका ब्लड लेता और उस पुतले को पिला के चुपचाप चला जाता। तो बोले फिर ये था कि वो उस पुतले को बोलता, अगर वो ये बोलता कि अपनी वाइफ का खून कर दे तो ये हो जाए आपको मार देती। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बोला वो तंत्र विद्या करके आया था। मैं बोली क्या सच है ये? बोले सच है ना, आगे देखिए आपको बता देता हूँ सारा। और आपने सब तोड़ दिया? मैं बोली हाँ। तो आपने तो जला भी दिया, बाहर भी दिया। मैं बोली हाँ, लेकिन कुछ। बोले अब एक सवाल मेरा है, आपका सारा मैंने बता दिया, क्या अनुकूल ठाकुर से दीक्षित हैं? मैं बोली हाँ, सब तो वो खड़े करवाए हैं, मैं तो यहाँ से देख रहा हूँ। इसलिए आपको उस समय मैं बोला कि रखिए मैं बताता। तो ये सारा घटनाक्रम मुझे ठाकुर जी ने दिखा दिया। तो बोले आपके ऊपर कभी कोई कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि हर पल वो आपके साथ है और वही खड़े होकर जलवाए हैं, बहाए हैं। बोले आप कुछ नहीं किए, सब कुछ वो करवाए हैं, आपको उठा के ले जाना करना। तो बोले आप निश्चिंत होकर लाइफ में उनकी शरण में चलते जाइए। देखिए ये ठाकुर जी का इतना बड़ा दया है कि वो हर पल कहीं ना कहीं से हमें मिल ही जाते हैं। तो इससे ज़्यादा हमें क्या कहूँ, बहुत, क्योंकि स्टोरियाँ तो बहुत हैं, इसलिए आज एक ही स्टोरी बोल पाऊँगी। जय